आज स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल क्लास 9th मैथ। क्लास 9th चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। और इस वीडियो में हम बात करेंगे 7.1 इंट्रोडक्शन को लेकर। ठीक है, मतलब 7.1 में हम क्या पढ़ेंगे, उसका पूरा इंट्रोडक्शन, कुछ बातें बताएंगे आपको, थ्योरम्स वगैरह बताएंगे और उन सभी तमाम बातों को हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पूरे चैप्टर में यूज होने वाली है। ठीक है, और एक तरह से अगर मैं कहूँ कि ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो 7.1 का इंट्रोडक्शन तो है ही, साथ साथ यही इंट्रोडक्शन 7.2 और 7.3 में भी हमको बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक, क्योंकि इसमें हम पूरे चैप्टर का बेसिक इसी में ही पढ़ने वाले हैं। 7.2 के इंट्रोडक्शन को सिर्फ 2 थ्योरम पढ़ेंगे हम, और 7.3 में भी हम 2 रूल पढ़ेंगे छोटे छोटे से, लेकिन जो बाकी और चीज़ें वहाँ यूज होंगी वो सब कुछ कवर हम इस वीडियो में ही करेंगे। तो तीनों ही, मतलब ये मैं ये कहूँगा कि ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन एक तरीके से यही बनेगा, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर का नाम। तो चैप्टर का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, ट्रायंगल। ठीक, तो ट्रायंगल्स वर्ड सुनते ही आपको पता लगा होगा कि हम इस पूरे चैप्टर में, इस पूरी वीडियो में ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। आप सबको पता भी है, एक फिगर जो ऐसी दिखती है उसको ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमको राइटिंग में इसकी डेफिनेशन चाहिए, मान लो वैसे कभी आती नहीं है, हमारे 9th के सिलेबस में सिर्फ एक चैप्टर थ्योरेटिकल है, यूक्लिड ज्योमेट्री वाला, उसके अलावा कहीं कोई थ्योरी नहीं आएगी। तो लेकिन फिर भी पता हो, लिखने के लिए कुछ तो हो हमारे पास, बोलने के लिए कोई पूछ बैठे भाई ट्रायंगल क्या होता है, तो उसको कुछ तो बताएंगे ना। तो सुनो, ट्रायंगल की डेफिनेशन ये बनती है, ए क्लोज्ड फिगर। क्लोज मतलब जो क्लोज्ड हो, मतलब ऐसे खुली भी ना हो, ऐसे ये खुली फिर होती है। क्लोज फिगर मतलब जो क्लोज हो, जो बंद हो, चारों से घिरी हो, कवर्ड हो। ए क्लोज फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस इज कॉल्ड ट्रायंगल। 3 लाइनों के इंटरसेक्शन से जो फिगर बनती है क्लोज फिगर। भाई ये पहली लाइन हो गई, मान लो ये पहली लाइन हो गई कोई, ये दूसरी लाइन हो गई, और ये कौन सी हो गई आपकी तीसरी लाइन। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इन तीनों लाइनों के इंटरसेक्शन से जो ये फिगर बनी है अंदर, इसको बोलते हैं हम ट्रायंगल। ठीक है, एंड ए ट्रायंगल हैज 6 पार्ट्स। एक ट्रायंगल के 6 पार्ट होते हैं। एक ट्रायंगल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स। इन 6 पार्ट में से हम 3 पार्ट्स को बोलते हैं ट्रायंगल की साइड्स। 3 साइड्स होती हैं और 3 को बोलते हैं एंगल्स। एक ट्रायंगल के अंदर जो 6 पार्ट होते हैं उनमें 3 को साइड बोलेंगे और 3 को बोलते हैं एंगल। थोड़े सब बेसिक बातें सब जानते हैं पहले से। ए ट्रायंगल हैज 6 पार्ट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। 3 तो साइड होंगी इसके अंदर, ट्रायंगल के अंदर, और 3 ही क्या होंगे हमेशा? एंगल। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइएंगल। ट्राई मतलब 3 एंगल वाला। फॉर एग्जांपल इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल को डिनोट करने का जो तरीका होता है, एक छोटा सा सिंबल बनाएंगे इस तरह का। ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल एबीसी, ए बी बी सी सी ए। इस ट्राइंगल एबीसी में एक तो ए बी, एक बी सी, एक सी ए। इस ट्राइंगल एबीसी में एक ए बी, दूसरी बी सी और तीसरी सी ए। इन तीनों को बोलते हैं ट्राइंगल की साइड। ए बी बी सी सी ए आर 3 साइड्स। ए बी बी सी और सी ए, ये क्या होती है? ट्रायंगल की साइड। एंड एंगल ए ये वाला, एंगल बी ये वाला, एंड एंगल सी ये वाला, आर 3 एंगल्स। ठीक है, जो ये एंगल ए ये वाला एंगल, एंगल बी ये वाला और एंगल सी ये वाला। एंड ए बी सी, जो ये कॉर्नर पॉइंट है ए बी सी, इनको बोलते हैं वर्टिसेस। ये आपको पता हो कि साइड किसे कहते हैं, एंगल किसे कहते हैं और वर्टिसेस किसे कहते हैं। ठीक है, वर्टिसेस मतलब जो सिरे हैं इनके, ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं, ए बी सी। 3 इसमें एंगल होंगे, ए बी और सी। 3 साइड होंगी, ए बी बी सी सी ए। तो ये हमारी पूरी एक ट्रायंगल की डेफिनेशन हो गई, ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन हो गया। ट्रायंगल क्या होता है फिर पढ़ लेते हैं एक बार हम। ए क्लोज्ड फिगर formed by 3 intersecting lines is called a triangle. A triangle has 6 parts, 3 साइड होंगी एंड 3 वर्टिसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल इन ट्राइंगल ए बी बी सी सी ए आर 3 साइड्स, एंड एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी आर 3 एंगल्स, एंड ए बी सी आर द 3 वर्टिसेस। ठीक है, अब साइड, एंगल्स और वर्टिसेस के बारे में एक बात और जानते हैं। अगर हम कभी कह रहे हैं साइड ए बी, तो हम साइड ए बी को साइड बी ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में हम जो साइड ए बी बोलते हैं ना, तो कोई बच्चा बोलता है मान लो सर साइड ए बी या बी ए, तो ये दोनों को हम बात किसकी कर रहे हैं? ए बी की बात कर रहे हैं, इस टुकड़े की बात कर रहे हैं, चाहे ए बी कह लेते हैं चाहे बी बी कह लेते हैं।
ठीक है, ए बी बी ए कहना यहाँ पर ठीक रहता है। ठीक, ऐसे ही बी सी को हम सी बी कह सकते हैं और सी ए को हम ए सी कह सकते हैं। तो ये साइड बस जितनी लेंथ ए बी की होगी उतनी लेंथ बी ए की भी होगी। बात तो वही है भाई, ये मार्कर है, ये ऐसे भी मार्कर ही है और ये ऐसे भी मार्कर ही है। लेकिन जब आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ोगे ना 11th क्लास में जाकर, वहाँ पर एक टॉपिक आएगा वेक्टर, तो वहाँ पर थोड़ा सा इनमें बात में फ़र्क आ जाता है। फिलहाल आपको उस बात को सोचना, फिलहाल 9th और 10th क्लास के लेवल से ए बी बी ए को आप एक मान सकते हो। ठीक है, बी सी सी बी और सी ए सी बी एक होगा। एंगल्स, जब हम एंगल्स की बात करते हैं, स्पेशली इन ट्राइंगल्स के एंगल की हम बात करते हैं, तो हम एक्चुअल में बात करते हैं इंटीरियर एंगल की। किसकी बात करते हैं हम? इंटीरियर एंगल की। अगर कभी लिखा हुआ है एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, या हम बोल रहे हैं कि एक ट्राइंगल के एंगल, तो हम इन अंदर वाले एंगल की बात करेंगे। उसमें इंटीरियर एंगल लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि एंगल ट्राइंगल के बाहर भी बनते हैं। ये एंगल भी ट्राइंगल का ही एंगल है, मगर ये ट्राइंगल का बोलते हैं इसको एक्सटीरियर एंगल, अगर बाहर बन रहा है। ये वाला इंटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल। लेकिन फिलहाल एक्सटीरियर एंगल्स की हमारे पूरे चैप्टर में कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं इसको बता भी नहीं रहा हूँ। फिलहाल मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, जब भी हम एंगल की बात करेंगे ट्राइंगल को लेकर, तो हम बात इंटीरियर की ही कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा ए बी सी क्या है? वर्टिसेस। अभी वर्टिसेस मतलब ये जो सिरे हैं, कॉर्नर पॉइंट जो है, यहाँ पर दो लाइनें दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक, देखो वर्टिसेस जो है ना, वर्टेक्स का प्लूरल है। जब हम किसी एक की बात करते हैं तो सिंगल बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। लेकिन जब हम इसको इकट्ठा बोल रहे हैं प्लूरल फॉर्म में, तो क्या बोलते हैं इसको हम? बहुवचन में वर्टिसेस। वर्टेक्स सिंगुलर होता है, वर्टिसेस प्लूरल के लिए होता है। तो ट्राइंगल्स की मैंने आपको ट्राइंगल की इन्फॉर्मेशन दे दी है, ट्राइंगल की साइड्स के बारे में कुछ बातें बताई हैं, ट्राइंगल के एंगल्स के बारे में कुछ बातें बताई हैं, और ट्राइंगल का वर्टिसेस या वर्टेक्स के बारे में मैंने आपको बताया है। नोट करना चाहो नोट कर लेंगे, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी इतना, फिर भी पता हो कुछ ना कुछ। तो ये मैंने आपको ट्राइंगल तो बता दिया। अब क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ट्राइंगल है, तो हम ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे। और सुनो मेरी बात, ट्राइंगल के बारे में अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ ना, तो ट्राइंगल के बारे में मेरे पास बात करने के लिए इतना मटेरियल है कि मैं सारी ज़िंदगी आपको ट्राइंगल 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 पढ़ाता रहूँगा, और ट्राइंगल ख़त्म नहीं होगा। ट्राइंगल बहुत, मतलब हम बोल ही नहीं सकते, ट्राइंगल के अंदर बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। स्पेशली क्लास 9th में हम जो ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं, वो हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। अब ये कॉन्ग्रुएंसी वगैरह क्या वाला है, इसको भी थोड़ी देर बाद देखते हैं। हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब ट्राइंगल्स तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्राइंगल पढ़ने में भी हम ट्राइंगल की सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक, जैसे कि क्लास 10th में चैप्टर फिर से ट्राइंगल का नाम से आएगा एक और। क्लास 10th में जब हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, वहाँ हम पढ़ेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल आपने पहले ही पढ़ा है 7th क्लास 8th में, वहाँ पर आपने ट्राइंगल कुछ और पढ़ा होगा। आपने ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्शन सीखी होंगी, आपने क्या होगा ना, प्रकार पेंसिल लेकर कि एक ट्राइंगल की साइड ए बी है, उसको ड्रॉ कर दो, या ऐसे आर्क लगा लगा करते थे ना क्लास 7th 8th में। तो ट्राइंगल के बारे में बहुत कुछ पढ़ने के लिए है। 7th 8th में हमने ट्राइंगल की कुछ थ्योरम, अगर आपने 7th क्लास में पढ़ी होंगी, 7th 8th में आपने ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन की होगी। अभी हम 9th क्लास में सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। क्लास 10th में हम सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। तो फिलहाल ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक होगा, जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, वो होगा मेरा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद आएंगे हम यहाँ पर। फिलहाल मैं आपको एक बात को बताना चाहूँगा, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको ट्राइंगल के बारे में एक बेसिक बात जो है वो और पता होनी चाहिए। और बेसिक बात ये है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। देखो, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। ये सब बातें पुरानी क्लासेस की हैं, 6th 7th 8th की बातें हैं। बच्चे 6th 7th 8th में जो पढ़ के आए होंगे उनको पता होगा। फिर भी क्योंकि यहाँ पर ये सब बातें यूज होंगी, तो थोड़ा सा मेरा फर्ज होता है एज ए टीचर कि मैं आपको सब बातें थोड़ा सा बता देता हूँ, आपने पढ़ी होंगी। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, ध्यान से सुनना, आपको याद आ जाएगा। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हैं, ए बी बी सी सी तीनों इक्वल हैं, तो आपको ध्यान होगा उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। मैं फिलहाल आपको सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर इक्विलैटरल ट्राइंगल थोड़ा सा मैं आपको केवल याद दिला रहा हूँ। तीनों साइड अगर इक्वल है तो क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर कोई दो साइड एनी टू साइड, अगर कोई सी दो साइड एनी टू साइड्स इक्वल हैं, एनी टू साइड्स अगर इक्वल हैं, तो क्या बोलते हैं? आइसोस्केल्स ट्राइंगल। ये सब आपको पता हो, क्योंकि बीच में जरूरत पड़ेगी। ठीक, इक्विलैटरल में तीनों एंगल होने चाहिए, तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए, और आइसोस्केल्स के लिए कोई दो साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और अगर तीनों साइड अलग अलग हैं, अगर तीनों साइड अलग अलग हैं, ए बी बी सी
सी ए, तीनों साइड इक्वल डिस्टेंस की, इक्वल लेंथ की नहीं है, तो याद करो क्या बोलते थे, स्केलेन ट्राइंगल। ठीक, तो पहले आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि साइड्स के बेस पर ट्रायंगल तीन तरह का होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल होंगी, आइसोस्केल्स ट्रायंगल दो साइड इक्वल होंगी, स्केलेन ट्रायंगल तीनों साइड अलग अलग होंगी। चलो, एक होता था एंगल के आधार पर, जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से लेस देन होंगे, जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल मतलब कि ऑल एंगल, जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 डिग्री से लेस देन होंगे, लेस देन मतलब 90 डिग्री छोटे होंगे, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, पता है ना। जिस ट्रायंगल के तीनों एंगल 90 से छोटे हों, तीनों एंगल 90 से छोटे हों, तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जिस ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो, एनी वन एंगल, एनी वन एंगल ग्रेटर देन 90, क्योंकि तीनों तो 90 से बड़े नहीं हो पाएंगे, ना ही दो एंगल 90 से बड़े हो पाएंगे, कोई एक ही पॉसिबल है। अगर किसी ट्रायंगल का कोई एक एंगल 90 से बड़ा है तो याद करो उसको हम बोलते थे, कभी जिंदगी में आपने बोला होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल। अगर किसी ट्रायंगल का एक एंगल 90 का है, ओनली वन, क्योंकि दो एक से ज़्यादा हो भी नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं हम राइट ट्रायंगल। याद है ना, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल मतलब जिसका एक एंगल 90 का हो। एक्चुअली ये सब बातें पहले क्लास 9th में ही थी, चैप्टर 6 में बंगो सिलेबस से अब हट चुका है, तो इसलिए मैं फिल्म में आपको, क्योंकि ये सब बातें यूज होंगी इसलिए बता रहा हूँ। तो एक होता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 से बड़ा हो, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल तीनों एंगल 90 छोटे हो, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये मेरा ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन पूरा हो जाता है, आप इसको नोट कर लेंगे। और मैं चलता हूँ फिर अभी थोड़ा सा आगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की बात करेंगे हम लोग, तो इसको आप पहले फटाफट जल्दी नोट करो इतना, और देखते हैं फिर हम अपना जो टॉपिक है उस पर आते हैं। चलो जी, इसको मैंने इधर से रब कर दिया कपड़े से, इसको भी रब कर देता हूँ, तो उतार लिया होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी जगह भी चाहिएगी ना। अच्छा जी, चलो जी, कोई बात नहीं। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर, आपके सामने हेडिंग आ रहा है कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब कॉन्ग्रुएंट फिगर आपके लिए मैं कहूँ तो ये भी नया नहीं है, मुझे को पता है, मैं पढ़ाता हूँ 7th 8th में भी बच्चों को कॉन्ग्रुएंट फिगर का हल्का सा इंट्रोडक्शन टीचर्स कराते हैं, क्योंकि 7th 8th में हल्का सा ज्योमेट्री का पार्ट है, मेरे को याद नहीं आ रहा था शायद 7th में है या 8th में है, मगर कॉन्ग्रुएंट फिगर का टॉपिक है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो आपको टीचर्स ने, तो आपको याद आ जाएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम तो कराएंगे। देखो, कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब होता है इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। अगर आपको अभी एक बात सुनना, अभी मैं ट्रायंगल पे नहीं आ रहा हूँ, मैंने लिखा कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट वर्ड का मतलब क्या होता है, इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, हर तरह से इक्वल, हर तरह से इक्वल। कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट कोई भी चीज़ हो सकती है। आप कॉन्ग्रुएंट वर्ड को ना मैथ से मत जोड़ देना, मतलब सिर्फ मैथ से मत जोड़ना, सिर्फ मैथ से, या आप कॉन्ग्रुएंट वर्ड को सिर्फ ज्योमेट्री से मत जोड़ देना। कॉन्ग्रुएंट फिगर हम अपनी डेली लाइफ में चीज़ें हो सकती हैं, आपके घर में हो सकती हैं, आपके क्लासरूम में हो सकती है, आपके पेंसिल बॉक्स, कुछ भी, बहुत सी चीज़ें हैं जो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ कॉन्ग्रुएंट फिगर। मेरे पास ये 9th क्लास की मैथ की बुक है, ठीक, आपके जो आपका दोस्त है उसके पास जाओ, उससे भी ये बुक लेके आओ 9th क्लास की मैथ की। क्या ये दोनों बुक हर तरह से सेम होंगी क्या? हर तरह से, मतलब हर तरह से वेट में, साइज में, नंबर ऑफ पेज में सेम होंगी या नहीं होंगी? हाँ या नहीं? बिल्कुल होंगी। भाई अगर आप एक दुकान से जाकर दो बुक लाते हो, भैया मेरे को 2 9th क्लास की मैथ्स की बुक दे दो, तो ऐसा थोड़ी है कि एक में 100 पेज होंगे और एक में 150 पेज होंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या एक बुक का वेट अगर 150 ग्राम है तो दूसरे का 200 ग्राम होगा, या उसकी मेजरमेंट अलग अलग थोड़ी होंगी। सब कुछ फिगर बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होगा। तो हम क्या बोल लेंगे, दोनों की दोनों जो बुक्स है मेरी वो कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट है। जब मेरे पास कोई सिक्का होगा, कॉइन हुआ 1 रुपये का सिक्का, लेकिन सिक्के की बात कर रहा हूँ जो एक तरह के ही हों। कई बार क्या होता है 1 रुपये के सिक्के भी अब बाजार में अलग अलग आने लगेंगे, भाई एक में डिजाइन अलग, एक में अलग है। तो मेरे पास अगर 1 रुपये का सिक्का है, दोनों सेम टू सेम वाले, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। दूसरा, आपने देखा होगा ATM कार्ड, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, कॉइन्स या फिर ATM कार्ड है मेरे पास, वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है। हर तरह से उसकी मेजरमेंट, उसकी लेंथ, उसकी शेप, हर तरह से इक्वल चीज़ों को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। दूसरा एग्जांपल्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर उनको ही बोलते हैं अगर एक फिगर है, मतलब कोई चीज़ है और दूसरी चीज़ उसको पूरी तरह उसके ऊपर मैं रखूँ, उसको पूरी तरह ढक ले। जैसे मैंने अभी आपको बुक का एग्जांपल दिया था,
अगर मैं 9th क्लास की बुक लेके आऊँ और उसके ऊपर एक दूसरी बुक बिल्कुल सेम 9th क्लास की मैथ की लेके आऊँ, उसके ऊपर अगर ऐसा रख दूँ, तो क्या दोनों बुक ऊपर वाली बुक इसको पूरी तरह ढक देगी क्या, पूरी तरह से? या कुछ ऐसा है कि इधर से बाहर निकल के आएगी या इधर को बाहर निकल के आएगी? नहीं आएगी ना, पूरी तरह वो उसको ढक देगी। तो अगर कोई चीज़ें, कोई आइटम्स, कोई वस्तु, कोई चीज़, कुछ भी चीज़, कोई फिगर्स आपके घर में आसपास दो चीज़ें पूरी तरह दूसरे को ढक देती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कॉन्ग्रुएंट चीज़ें हैं, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे कि मेरा ये हाथ है, ये वाली हथेली है, ये पंजा है, एक ये वाला है, अगर मैं इसको इस तरह ढक दूँ, देखो इस तरह से, ठीक, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेरा जो ये हथेली है, ठीक, ये दोनों दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ये क्या है, दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। ठीक, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब हर तरह से इक्वल होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, हर तरह से इक्वल, हर तरह से इक्वल। दैट इज फिगर्स whose shapes and size are both the same, इनकी शेप भी और साइज भी सेम हो, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। सिंपल सी बात है। जैसे कॉइन हो गया आपके पास, एटीएम कार्ड हो गया, ठीक। अब थोड़ा सा मैथ में जाते हैं। सर्किल ऑफ सेम रेडियस, मैं आपकी क्लास में आया और आपको कहा कि सब बच्चे कंपास निकाल लो और पेंसिल निकाल लो और सर्किल ड्रॉ करो 1 सेंटीमीटर रेडियस को लेकर। तो पहले बच्चे ने सेंटर रखा और 1 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर दिया, दूसरे बच्चे ने भी 1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिया, तीसरे बच्चे ने भी 1 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो क्या ये सारे सर्कल एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे क्या? ये शेप में और साइज में इक्वल। क्या लिखा मैंने? हुज शेप एंड साइज आर बोथ द सेम, दोनों चीज़ सेम होगी क्या, इनकी अलग अलग होंगी? किसी का बड़ा बन जाएगा क्या, किसी का छोटा बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा। अगर मैं उन सब बच्चों को भैया इनकी कटिंग कर दो, ऐसा काट दो, गोल काट दो, पेपर पर बनाया ना आपने, काट दो, तुम भी काट दो, तुम भी काट दो, और काट काट के एक ऊपर एक रख दूँ, तो क्या एक दूसरे को ढक देंगे? बिल्कुल ढक देंगे। तो अगर दो सर्कल्स की रेडियस सेम है तो उसको बोलते हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं। ऐसे ही स्क्वायर लिखा है मैंने यहाँ पर, स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड। 2 सेंटीमीटर साइड का मैंने एक स्क्वायर बनाया, क्योंकि एक स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं। एक 2 सेंटीमीटर साइड का मैंने स्क्वायर और बनाया। फिलहाल आप मेजरमेंट पर ध्यान मत देना, हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे के। अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर सुपरपोज कर दूँ तो भी उसको पूरी तरह ओवरलैप कर देगा। तो मतलब ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर। ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक, तो मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन बता दिया कि कॉन्ग्रुएंट चीजें, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन कौन सी होती हैं। कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, दैट इज फिगर्स हुज शेप्स एंड साइज आर बोथ द सेम। एग्जाम्पल कॉइन, एटीएम कार्ड, बहुत सारे बन सकते हैं। सर्कल्स ऑफ सेम रेडियस एंड स्क्वायर्स ऑफ सेम साइड्स। ठीक है, चलो, तो ये सब मैंने आपको बताया है कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में, इसको भी नोट करेंगे। फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल को पढ़ेंगे हम लोग। तो आपको ट्रायंगल का, आपको क्या हुआ अब तक? ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन पूरी तरह हो चुका है। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल में पार्ट्स कहाँ होते हैं, ट्रायंगल की कैटेगरी मैंने बता दी आपको, आइसोस्केल्स, एक्यूट एंगल या राइट एंगल। कॉन्ग्रुएंस बता दिया मैंने आपको कि कॉन्ग्रुएंट फिगर कौन कौन सी होती है। किन फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे? जिनकी शेप और साइज बिल्कुल जैसी हो, जो हर मैनर में सेम हो, हर तरह से सेम हो, एक दूसरे की कॉपी हो बिल्कुल, उनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा चैप्टर है एक्चुअल में, वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रुएंसी एक ही बात है। हम यहाँ पर चैप्टर में ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ेंगे। ठीक, अब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हों, इसका क्या मतलब होता है, पहले वो समझते हैं मतलब। बाकी तो अभी हम और आगे पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, आपके मन में कन्फ्यूजन भी होगा। ठीक है, वो बात बाद की है, कन्फ्यूजन दूर भी करेंगे आपका। तो 2 triangles are congruent if the sides of one angles, if the sides and angles of one triangle are equal to corresponding sides and angles of other triangle। मतलब क्या हुआ? 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स कब होंगे? 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स कब होंगे? जब ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल DEF हर तरह से सेम हो। भाई कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन तो ये बताई ना मैंने अभी। 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब ये हर तरह से सेम हो, इनकी शेप, इनका साइज, इनका सब कुछ सेम हो। मतलब जितनी मेजरमेंट की ये हो, उतनी मेजरमेंट की ये हो, जितने की ये हो, उतने की ये हो, जितनी की ये हो, उतने की ये हो। इसके बाद जितना एंगल ये हो, उतना एंगल ये हो, जितना एंगल ये होगा, उतना ये होना चाहिए भैया, जितना एंगल ये होना चाहिए, उतना एंगल ये होना चाहिए, तभी तो होंगे ना कॉन्ग्रुएंट्स। ये तो बताया मैंने कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन शेप्स की आपको। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब जो हर तरह से सेम हो। तो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इस ट्रायंगल की तीनों साइड और तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल्स के तीनों साइड और तीनों एंगल्स के इक्वल हो। ये लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल
टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के साइड्स एंड एंगल आर इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड इक्वल ऑफ अदर एंगल। अभी जरा कॉरेस्पॉन्डिंग वर्ड पे मुझे पता है आपके मन में कुछ आया होगा कि यार ये क्या लिख दिया, क्या मतलब है इसका, अभी थोड़ी देर मतलब इसके बारे में बात करेंगे हम। फिलहाल आप ये समझो, अगर इस ट्राइंगल की तीनों साइड और तीनों एंगल उस ट्राइंगल की तीनों साइड और तीनों एंगल्स के इक्वल हैं तो हम बोल रहे हैं कि हाँ दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स होते हैं। ठीक, कोरस्पॉन्डिंग का क्या मतलब है अभी बताएंगे। तो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट्स कब होंगे, जब पहले ट्राइंगल के 6 के 6 पार्ट, अब देखो थोड़ा चेंज कर रहा हूँ बात को अपनी, दोनों ट्राइंगल के 6 के 6 पार्ट, मतलब तीनों साइड भी आ गई, तीनों एंगल भी आ गए। जब मैं 6 पार्ट बोल रहा हूँ तो तीनों साइड तीनों एंगल और इस ट्राइंगल के भी 6 के 6 पार्ट इसके साथ इक्वल हो जाएंगे। मतलब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स कब होंगे, जब इस ट्राइंगल के 6 के 6 पार्ट उस ट्राइंगल के 6 के 6 पार्ट के इक्वल होंगे, बात खत्म। यस, ऐसे बोल लो, दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इसकी 3 साइड और तीनों एंगल और उसकी 3 साइड और तीनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। या 3 साइड और 3 एंगल को शॉर्ट में पैकेज में बोल लो 6 पार्ट, इस ट्राइंगल के 6 के 6 पार्ट उस ट्राइंगल के 6 के 6 पार्ट आपस में अगर इक्वल हो जाए तो हम उसको क्या बोल देंगे, कॉन्ग्रुएंट्स। ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, जब भी कभी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब भी कभी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो हम इस बात को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये सिंबल मैंने बनाया है ना, ये वाला सिंबल कैसे बनाया है थोड़ा देखो, पहले इक्वल का सिंबल, इक्वल के ऊपर ये ऐसे, इसको पढ़ते हैं सिंबल, इसको क्या पढ़ोगे आप, कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल डी ए बी। तो जब भी ये लगा हुआ आएगा इसको आप लोग क्या बोलोगे, कॉन्ग्रुएंस टू, कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, बल्कि कॉन्ग्रुएंट बोल दो जो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉन्ग्रुएंट बोल दो, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, सिंबल ये वाला। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैथमेटिकली उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। ठीक, अब हम समझते हैं कोरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब और थोड़ा सा बात को, टॉपिक को आगे बनाते हैं कि क्या हमको इसमें ठीक से पढ़ना है। ठीक, तो सुनो, अभी पहले मुझे उसके लिए एक बार फिगर रब करनी पड़ेगी, फिर दोबारा बनाता हूँ। एक्चुअल में होगा क्या कि ये मेरे पास दो ट्राइंगल होंगे, ये आप इस नोट के बाद नोट करना, जब ये लिखोगे ना आप उसके बाद आप ये नोट कर लेना फिगर्स वगैरह। ये ट्राइंगल ए बी सी है और ये मेरे पास में ट्राइंगल कौन सा हो गया, डी ई एफ। तो इन दोनों ट्राइंगल को मेरे को मैथमेटिकली लिखना है कि ये कॉन्ग्रुएंस है। मैंने मान लिया कि ये इसके इक्वल है, फिलहाल मैं इसकी वो नहीं लिख रहा हूँ मेजरमेंट कि ये 3 सेंटीमीटर की है क्या, या ये 4 सेंटीमीटर की है क्या, या ये 5 की है क्या, अभी मैं वो नहीं लिख रहा हूँ। अभी मैं आपको कोरस्पॉन्डिंग का मतलब बता रहा हूँ। कोरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब ये होता है कि ये साइड इसी के इक्वल होनी चाहिए, ये वाली साइड इसके इक्वल होनी चाहिए और ये वाली साइड इसके इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग का जो हिंदी में अर्थ अगर आप ढूंढोगे ना तो कोरस्पॉन्डिंग का हिंदी में अर्थ होता है संबंधित। संबंधित, भाई इस साइड के संबंधित कौन है, यही तो है। मतलब क्या, अगर मैं ऐसा कहने लगूँ कि ए बी सी और ये क्या हो गया मेरे पास ट्राइंगल डी ई एफ, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये थोड़ी हो जाएगी, ये ट्राइंगल का बेस है, ये ट्राइंगल की कोई और दूसरी साइड है, या इसके कोरस्पॉन्डिंग ये थोड़ी हो जाएगी, या फिर इस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, ए के कोरस्पॉन्डिंग डी ही तो है, भाई टॉप का एंगल है, ये भी टॉप का एंगल है, ए के कोरस्पॉन्डिंग ये थोड़ी ही होगा। तो कोरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब समझना बहुत जरूरी है चैप्टर को करने के लिए, तो गलती कर दोगे। तो कोरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब क्या है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इस वर्ड की। ये हमको पता चला है, हम क्वेश्चंस करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी एंगल इक्वल दिखा दिया उठा के, या कोई भी साइड इक्वल दिखा दी, कोरस्पॉन्डिंग ही दिखानी है। मतलब क्या कि साइड ए बी साइड डी ई के इक्वल होनी चाहिए, साइड बी सी ये बेस है ना, तो ये बेस के ही इक्वल होनी चाहिए। अब तीसरी साइड आती है सी ए, इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन है, डी एफ के ही इक्वल होने चाहिए, तभी होगा कॉन्ग्रुएंस, अदरवाइज नहीं होगा। सुनो मेरी बात, अब इधर आ जाओ। एंगल ए एंगल डी के ही इक्वल होना चाहिए, एंगल ए एंगल डी के साथ इक्वल हो, एंगल बी एंगल ई के साथ इक्वल हो, जो जिस लोकेशन पे ये है उस लोकेशन पे ही यहाँ कौन सा है ई। एंगल बी एंगल ई के इक्वल होना चाहिए और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए, तो ही हम बोलेंगे कि हाँ
कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। अगर मैं ये कह देता हूँ, मान लो आपसे कभी मैंने कहा ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इस ट्रायंगल की साइड, मैं अब सिर्फ साइड बोल रहा हूँ, मैं इस बार कोरस्पॉन्डिंग वर्ड नहीं बोल रहा हूँ। कि मैंने पूछा तुमसे क्या इस ट्रायंगल की साइड इस ट्रायंगल की साइड के इक्वल है? हाँ, साइड तो इक्वल है, क्योंकि इसमें 3 4 5 है, उसमें भी 3 4 5 है कहाँ, वो छोड़ दो अभी। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि क्या इस ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या इस ट्रायंगल की साइड उस ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है क्या, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन आती है, ये, तो कोरस्पॉन्डिंग तो इक्वल नहीं हुई ना। क्या इसके कोरस्पॉन्डिंग ये है, क्या ये इक्वल है? नहीं। ये कोरस्पॉन्डिंग कौन होगी, ये वाली होगी, क्या ये इक्वल है? नहीं। तो कोरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये बात मेरे ध्यान रखना आप, कोरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब समझना जरूरी है। तो अभी तो फिगर मैंने फिर भी थोड़ी सिंपल बनाई है, क्वेश्चन में फिगर क्वेश्चन में मिक्स होकर आएगी, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ ये इंट्रोडक्शन बहुत ध्यान से देख लिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोरस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब समझ लो बहुत ध्यान से कैसा होता है। तो हाँ, हम बोलेंगे कि अगर मैं कहूँ कि जितना एंगल ये है उतना ही एंगल टॉप वाला है, जितना ये लेफ्ट वाला है उतना ये लेफ्ट वाला है, जितना राइट वाला है उतना ही राइट वाला है, तो हाँ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है और हाँ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है। देन वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम कि येस ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, अब दोबारा पढ़ते हैं, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, साइड्स and angles of first triangle are equal to corresponding sides. Corresponding sides AB corresponding DE, BC corresponding EF, CA corresponding DF, angle A corresponding D, B के corresponding E, C के corresponding F, और corresponding angle भी equal है, तो triangle क्या होते हैं, congruent होते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, triangle क्या होते हैं, congruent होते हैं। ठीक, तो इस बात को तुरंत नोट कर लेंगे सारी चीजें और देखते हैं नेक्स्ट। तो अब मैंने सामने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा है एंड हम कहते हैं कि वी हैव टू चेक दे आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। मेरे को बताना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। और इस क्वेश्चन में आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि क्वेश्चन हमारी बुक में इस तरह के आएंगे नहीं वैसे क्वेश्चन, तो तुम्हें कुछ और करना है, लेकिन आपको कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। मुझको आपको एक तो कॉन्ग्रुएंसी चेक कैसे करते हैं ये बताऊँगा मैं आपको अभी थोड़ी देर में। कॉन्ग्रुएंसी हम चेक कैसे करते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं। देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने मेजरमेंट भी लिखी हुई थी, केवल मैंने आपको कोरस्पॉन्डिंग का मतलब बताया था। अब हम चेक कैसे करेंगे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या फिर नहीं। दूसरी बात, नाम कैसे लिखना है, ट्रायंगल का नाम कैसे लिखना है, नाम की बहुत इंपॉर्टेंस है। नाम कैसे लिखना है मतलब क्या, अगर कभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, अच्छा अगर मैं जनरल बात करूँ, सीधी बात सिंपल, जो हम अब से पहले करते आए 7th क्लास तक, ये ट्रायंगल क्या है, इस ट्रायंगल का नाम बताओ क्या है। इस ट्रायंगल का नाम ABC है, सब सारी दुनिया में जाना वो इस ट्रायंगल का नाम ABC ही बोलेंगे। अच्छा इस ट्रायंगल का नाम बताओ क्या है, इसका नाम आप पूछना तो ज़्यादातर लोग आपको जवाब देंगे कि ट्रायंगल का नाम PQR है। ठीक, और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अब आपको दिख रहा होगा कि इस ट्रायंगल की, अच्छा मैं इसकी साइड भी लिख देता हूँ एक बार ज़रा, ये 5 ये 6 ये 4, ठीक, ये 5 ये 6 ये 4। अब मेरे को चेक करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। ठीक, तो एक्चुअल में बात क्या है, जब हम ट्रायंगल की बात करते हैं, अगर हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो आप नाम कुछ भी लिखो, मैं ABC का नाम, ट्रायंगल ABC का नाम BAC भी लिख सकता हूँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रायंगल का नाम CA भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका नाम PQ आगे में PRQ भी लिख सकता हूँ, मतलब और भी बनेंगे, BAC CAB, B को कहीं भी एडजस्ट कर दो। इस तरह से जितने भी परमुटेशन बन सकते हैं बना लो, ABC BAC CAB या ACB, वो सब चलेंगे। कब, जब हम सिर्फ ट्रायंगल की स्टडी कर रहे हो, किसकी स्टडी कर रहे हो, ट्रायंगल ओनली, तब तो ये आप नाम का मतलब, तब तो आप ट्रायंगल का नाम कैसा भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हो क्लास 9th में, जब आप कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हो, और जो कि अब आप पूरे 9th में पढ़ते ही रहोगे, क्योंकि मैं आपको ये बात बता दूं, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और उसके बाद शायद 9, 10 तक भी यही सब यूज होने वाला है। इसके बाद चैप्टर आएगा क्वाड्रिलेटरल, वहाँ भी कॉन्ग्रुएंसी को यूज करेंगे। फिर सर्किल, वहाँ भी एक दो क्वेश्चन में हम कॉन्ग्रुएंसी को यूज करेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा क्लास 10th में चैप्टर ट्रायंगल फिर से आएगा, सिमिलरिटी, वहाँ भी हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज करेंगे शायद। तो इसलिए कॉन्ग्रुएंसी समझनी बहुत जरूरी है।
तो याद रखना कॉन्ग्रुएंसी, अगर आप ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हो तो नाम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंसी है, नाम की इंपॉर्टेंसी बहुत ज़्यादा है। आपको ट्रायंगल का नाम लिखना आना चाहिए कि कैसे हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे, जो मैं आपको सब यहाँ पे समझाऊंगा अभी। तो ये नहीं है हाँ नाम आप ABC बोल दो, BSc बोल कुछ भी दो, लेकिन जब हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे होंगे तब आपको नाम ऐसे ही नहीं बोल देना, कुछ भी उठा के मन में आया बोल दिया कि भाई PQR या RQP, या ऐसे मत लिख देना, सोच के लिखा जाएगा। ठीक, अब सुनो चेक करते हैं कि ट्रायंगल, यहाँ जाओ पहले आप इस ट्रायंगल पे आ जाओ, मेरे को चेक करना है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। तो अगर मैं एंगल A को लूँ तो जरा एंगल A के फिगर के हिसाब से जो आपको दिख रहा है अपनी आंखों से, ये टॉप पे है ना, और वहाँ पे टॉप पे कौन है, अगर मैं इस तरह बात करूँ Q, तो क्या ये इक्वल है? नहीं भाई, ये 55 का है, 60 का है, तो इक्वल नहीं है ना, ये तो इक्वल नहीं हुए ना। ऐसे ही जो B है वो किसके, इसके साथ अगर कोरस्पॉन्डिंग की बात करूं तो इसके कोरस्पॉन्डिंग में कौन बैठता है, R, ये भी इक्वल नहीं है। ऐसे ही C P के इक्वल नहीं है, जो मैंने आपको अभी समझाया है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट नहीं है ट्रायंगल QRP। तो नाम इस तरह लिखना है आपको, एंगल्स को देख करके। साइड को भी देखेंगे, थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि ये जो ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल QRP जिस शेप में, जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है अभी रखा हुआ, इस तरह ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है क्या? नहीं है ना। तो हमको करना क्या होगा, अगर मैं इस ट्रायंगल को, मेरे बात को बहुत ध्यान सुनना, मेरे को दिख रहा है कि 55 डिग्री टॉप पे है, एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल को ना ऐसे उठा के थोड़ा सा ऐसे घुमा देता हूँ। देखो कैसे, जब मैं इसको घुमाऊंगा ना तो ये R वहाँ पहुँच जाएगा। मतलब मैंने एक फिगर बना दी, वैसे मैंने जब इसको थोड़ा रोटेट किया, सुनो इसको रोटेट करो, R को वहाँ ले जाओ, R को जब वहाँ ले गए तो ये Q कहाँ आ गया होगा, P की जगह, और P कहाँ आ गया होगा, R की जगह। ऐसे ही तो हुआ होगा ना, ठीक है। तो R तो यहाँ पहुँच गया था कितना, 55 का, Q कहाँ पहुँच गया था यहाँ पर 60 पर, और ये P यहाँ पे कितने पे आ गया, 65 वाला एंगल। इसी हिसाब से मेजरमेंट ऑफ साइड भी चेंज हो गई। मेजरमेंट ऑफ साइड जो RQ की थी वो 6, जो QP की थी वो 4, और जो आपकी RP की थी वो 5। ठीक, तो अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं था। मतलब क्या, ट्रायंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ABC इज नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QRP, जो मैंने आपको अभी समझाया है, इज नॉट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QRP। लेकिन अगर मैं इन दोनों की बात करूं, अब चेक करो, 55 लेफ्ट जाओ, 65 60 कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। साइड चेक करो, AB PR, AC RQ, BC PQ। तो अब नाम बनाता हूं मैं इस ट्रायंगल का कि ट्रायंगल ABC, अच्छा A के इक्वल कौन है, अगर मैं इन दोनों की कंपेरिजन कर रहा हूं, इन दोनों की कंपेरिजन, A के इक्वल कौन है इधर R, इधर B के इक्वल कौन है इधर कोरस्पॉन्डिंग वाले जो रखा हुआ है P, और C के इक्वल कौन है Q। तो नाम क्या बना, ट्रायंगल का नाम क्या बना कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, इसके अकॉर्डिंग लिखोगे RPQ। तो ठीक नाम ये है, ये वाली बात, मतलब बात तो सही है मगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल QRP के कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल RPQ के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब ये जब ये ट्रायंगल इस शेप में रखा हुआ था तब ये कॉन्ग्रुएंट नहीं थे, जब मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया तब ये कॉन्ग्रुएंट बने। जैसे कि आगे की बात समझ में, मान लो सिंपल सी बात है, ये मेरे पास 9th क्लास की मैथ की बुक है NCERT की, फिलहाल मेरे पास दूसरी बुक नहीं है, मैं ये कॉपी ले लेता हूँ। मान लो दोनों NCERT की बुक है मेरे पास मैथ की, या मैं कुछ और उठा के लाऊँ क्या, नहीं, चलो खैर समझ लेना। अगर ये बुक है और एक दूसरी बुक है मेरे पास, सेम ऐसी बिल्कुल सेम ऐसी बुक मेरे पास एक और है, तो ये बुक जिस पोजीशन में आपको दिखाई दे रही है, मगर दूसरी बुक है वो मैंने इस तरह कर रखी है, इस तरह से। तो क्या ये अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी क्या? आप ऐसी बुक लेके आओगे, अपने दोस्त की बुक लेके आओगे एक ऐसी बिल्कुल सेम, और उसको आपको इस तरह रखनी है। मैं पूछता हूँ कि क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, अब नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंट अब है, अब तो होंगे ना ये कॉन्ग्रुएंट फिगर्स,
है थोड़ी थी ये कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब अगर इसको मैं बोल दूँ ए बी साइड, ये बी सी साइड, या भी जो ये एंगल्स थे ये अब तो नहीं थे ना, ये अब कॉन्ग्रुएंट हुए। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नहीं, सब क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि आपको ज़्यादातर सिंपल फिगर नहीं मिलने वाली। आप 9th क्लास में आ गए अब, तो क्या होगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि ट्रायंगल कभी आप डायरेक्ट ऐसे उठा कर लिख दो कुछ भी कि हाँ भाई ये ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को चेक बाकायदा करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो ये नाम लिखने का क्या, किससे मैंने आपको नाम लिखना बताया है कि जिस फॉर्म में एंगल आपके आए हैं। ठीक है, अब जरा एक काम करते हैं। अब आप ये कहोगे कि क्या सर हम क्वेश्चन में, बुक में या नोटबुक में या एग्जाम में ट्रायंगल को रोटेट करते रहेंगे बार बार? नहीं, आपको रोटेट नहीं करना। आपको बिना रोटेट करे ही नाम लिखना और सारी बात चेक करना सिखाता हूँ अभी। तो फिलहाल पहले मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ। ठीक, और मैं, आप इसको नोट कर लो पहले। चलो इसको बैठाता हूँ यहाँ से, जो मैंने रोटेट करके बनाया था। ठीक, ये अभी लिखा रहना दो, आपको सामने एक वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब ये मेरे पास सबसे पहली ओरिजिनल फिगर्स हैं। अब फिर से चेक करते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। तो हमको दिख गया कि यार ए के कोरस्पॉन्डिंग वाला तो इक्वल नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको पहले यहाँ पर ए लिख देना है। ये इच्छा है आपकी, आप ए लिखो, बी लिखो, सी लिखो। ठीक है, ये भी कोई बाउंडेशन नहीं है, रटना कुछ नहीं है, रटना नहीं है, रटोगे तो फंसोगे, रटना कुछ नहीं है। एंगल ए लिखा, आप वहाँ जाओ और ढूंढो कि जो जितना एंगल ए है उतना वहाँ कौन है, सिंपल सी बात है, उतना वहाँ आर है। आप ऐसे लिखो। आप शुरू किसी से भी कर सकते हो, आप ए से लिख दो, आप बी से लिख दो, आप सी से लिख दो, सबसे ठीक होगा। बस उसके इक्वल वाला देख लेना, ए के इक्वल कौन था, आर, और कितना था वो 5 का। एक बात और है, जब हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी लिखते हैं ना, तो नाम कई सारे हो सकते हैं। ये नहीं है कि केवल यही है, नाम और भी हो सकता है इसके अलावा, वो भी ठीक ही होगा। ये भी बात ध्यान रखना, नाम कई सारे हो सकते हैं। अगर इस फिगर की बात करूँ तो मैं आपको अभी इसके नाम अलग अलग लिख के दिखाऊंगा। ये चीज़ दूर करनी मेरे को, ये आपको किसी बुक में मिलेगी भी नहीं लिखी हुई। एंगल ए इज इक्वल टू किसके साथ इक्वल है, एंगल आर के। अब अगला कौन है, बी। तो भैया बी के इक्वल कौन है, वो देखो मैं जाके उधर, बी के इक्वल पी है। और ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या लिखा, एंगल ए 55 था। अच्छा, बी के इक्वल कौन है, बी के इक्वल है पी, और वो कितना है 65 का। ऐसे ही सी के इक्वल कौन है, सी के इक्वल है क्यू। तो आपको करना एक्चुअल में इस तरह से है काम, और वो कितना है 60। तो क्या बना, नाम क्या बनेगा, एंगल ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू। देखो वो बन गया क्या, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर पी क्यू। देखो अभी मैंने आपको साइड्स नहीं बताई, मैं आपको ट्रायंगल का नाम लिखना बता रहा हूँ। साइड भी लेंगे हम लोग, साइड भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है। ए बी के साथ कौन है इक्वल 5 की, यहाँ कौन है 5 की, आर पी या पी आर, कोई भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। बी सी के साथ कौन है, कोई चेक तो हमको 6 की चीज़ें करनी पड़ेगी ना। बी सी के साथ कौन है, बी सी के साथ में कौन है भैया, पी क्यू, बी सी के साथ में पी क्यू। और ऐसे ही सी ए के साथ में कौन है, सी ए के साथ में कौन है, आर क्यू। ठीक, तो अब हम बोलेंगे कि हाँ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। इस तरह हम ट्रायंगल का नाम लिखेंगे। और अगर आपको हो तो मैं आपको इसी ट्रायंगल का नाम कुछ और लिख कर दिखाता हूँ। मान लो कोई बच्चा कहता है सर आपने इसे शुरू किया था, हम तो बी से शुरू करेंगे, आप बी से शुरू करो। ये लो एंगल बी, बी के इक्वल वहाँ कौन है, एंगल पी, आपको इक्वल वाला लिखना डायरेक्ट 65। ऐसे ही सी, इसके बाद कोई से भी लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि बी के बाद सी ही लेना है या बी के बाद ए ही लेना है, जो मन में है बोल लो, बस लेने इक्वल वाले ही हैं। सी, इधर सी के इक्वल कौन है 60 है, तो वहाँ पे 60 कौन है, क्यू। क्या बन गया 60। अब कौन सा आता है मेरे पास, बी सी के बाद ए बचा अब दो, तो इधर ए के साथ में 55, उधर 55 का कौन है, आर। अब जरा साइड को चेक कर लेते हैं, कोई सी भी साइड ले लेना पहले, लेकिन जब आपने बी लिया ना फिर आप बी वाली लेना। फिर तो देखो बी सी ली तो कौन सी होगी उधर, बी सी के साथ 4 सेंटीमीटर की कौन है, बी सी के साथ 4 की कौन है, पी क्यू। चलो जी, फिर कौन सी आएगी बी सी के बाद, सी ए, उधर कौन सी आएगी सी के साथ, आर क्यू। और इधर ए बी के साथ कौन सी आएगी, ए बी 5 की है, उधर 5 की कौन है, आर पी। ठीक, तो अब पता नाम क्या बनेगा, अब नाम बनेगा इस चीज़ को देख के, ट्राइंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो देखो इस बार नाम अलग हो गया,
तो ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक। अच्छा, इसको चेक करने का तरीका भी है। जब आप नाम लिख दो ना, तो आप इस नाम को देखना कि जो आपने पहले लिखा है पहला पहला वो इक्वल है क्या, बी और पी इक्वल है क्या, बी और पी हाँ इक्वल है, सी और क्यू इक्वल है क्या, सी 60 और क्यू 60 इक्वल है, ए और आर इक्वल है क्या, ए और आर भी इक्वल है। दूसरी बात, अब आप साइड्स को देखना, क्या बी सी साइड पी क्यू के इक्वल है क्या, यस। अब अगला पेयर लो, क्या सी ए साइड क्यू आर के इक्वल है क्या, यस, सी ए साइड इक्वल टू क्यू आर। क्या ए बी साइड फर्स्ट और थर्ड पी आर के इक्वल है क्या, यस। तो इस तरह ट्रायंगल का हम लोग नाम लिखते हैं, उसको चेक करते हैं, ठीक। इसको बोलते हैं हम लोग हाइड इन्फॉर्मेशन। देखो हाइड इन्फॉर्मेशन किसे बोलते हैं, अगर कभी हमने किसी ने हमसे कहा हाइड को लिखना अपना हाइड इन्फॉर्मेशन कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड और ट्रायंगल एल एम एन, अगर हमसे किसी ने कहा कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इसकी मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ जानबूझकर, हमसे किसी ने कहा कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन, ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड एल एम एन कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब पता क्या है, ये एंगल पहला एंगल के इक्वल है, मतलब एंगल एक्स एंगल एल के इक्वल है, दूसरा दूसरे के साथ, एंगल वाई एंगल एम के इक्वल है, तीसरा तीसरे के साथ, एंगल जेड एंगल एन के इक्वल है। इसको बोलते हैं हाइड इन्फॉर्मेशन। नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। ट्रायंगल के नाम से हम 6 जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर कभी लिखा हो ना दिस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल ये है, तो इससे हमको 6 बातें मिलती हैं कि पहला एंगल पहले के इक्वल, दूसरा एंगल दूसरे के इक्वल, तीसरा एंगल तीसरे के इक्वल। और साइड बताओ, एक्स वाई साइड एल एम के इक्वल होगी, एक्स वाई साइड एल एम के। दूसरा पेयर बनाओ, वाई जेड साइड एम एन के इक्वल होगी, वाई जेड साइड एम एन के इक्वल होगी। और फर्स्ट और थर्ड को ले लो इस बार, एक्स जेड साइड एल एन के इक्वल होगी, साइड एल एन के इक्वल। तो इसको बोलते हैं हम हाइड इन्फॉर्मेशन। नाम में ये सब छुपा हुआ होता है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल में जो नाम मिलता है उस नाम से हमको 6 जानकारी मिलती है कि कोरस्पॉन्डिंग साइड, ये अब समझ में आया आपको कोरस्पॉन्डिंग का, ठीक ठीक, मतलब ऐसा नहीं कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोई भी एंगल किसी भी इक्वल चल जाएगा, एंगल एक्स इक्वल एंगल एन के हो जाएगा, नहीं, एंगल एक्स एंगल एम के हो जाएगा, नहीं। अरे एक्स के कोरस्पॉन्डिंग कौन लिखा हुआ है, एल होगा, बस इसके इक्वल होना चाहिए। जेड के कोरस्पॉन्डिंग कौन लिखा हुआ है, एन, तो वो एन होगा। इसको बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग का मतलब। तो मैंने आपको ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी चेक करना बता दिया, ट्रायंगल का नाम कैसे लिखते हैं ये बता दिया, और नाम कई सारे होते हैं वो बता दिया, और हाइड इन्फॉर्मेशन को किस तरह से फाइंड करेंगे वो बता दिया। तो इस सारे को आप अच्छी तरह नोट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट हम करेंगे सो स्टार्ट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगलों की कॉन्ग्रुएंस चेक करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, जैसे कि इससे पहले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे को दो ट्रायंगलों की कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है तो इसके 6 पार्ट और उससे कोरस्पॉन्डिंग 6 पार्ट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। लेकिन क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ये बताते हैं कि हमको 6 की 6 चीज़ों को चेक करने की जरूरत नहीं है। 6 की नंबर एक बात तो 6 की 6 चीज़ों को चेक करने में टाइम लगेगा, और टाइम भी छोड़ो, कोई ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। हमको क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे कि हमको 6 की 6 जानकारी गिवन नहीं होगी। मतलब एक ट्रायंगल में पता लगा एक साइड और 2 ही एंगल हैं, दूसरे में भी एक साइड और 2 ही एंगल है, तो हम कैसे कंपेरिजन कर लेंगे इन 6 की 6 चीज़ों की? तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक क्राइटेरिया बनाया कि आप सिर्फ अगर इतना भी चेक कर दोगे ना तो भी काम चल जाता है, ठीक है। और वो क्राइटेरिया क्या है? वो 5 क्राइटेरिया हमारे पास हैं, SAS, ASA, AAS, SSS और RHS। ये 5 क्राइटेरियाज हैं ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को चेक करने के लिए। मतलब क्या है? पहला, इसकी पहले फुल फॉर्म लिखते हैं, SAS। देखो जो पहला है ना SAS, उसकी फुल फॉर्म होता है साइड एंगल साइड। S का मतलब साइड है, A का मतलब एंगल है। दूसरा रूल क्या है? ASA मतलब एंगल, और फिर क्या है? एंगल साइड एंगल। तीसरा रूल क्या है? AAS, तीसरा रूल कहता है एंगल एंगल और साइड। चौथा रूल क्या है? SSS, साइड साइड साइड। पांचवा रूल है RHS,
राइट RIGHT राइट हाइपोटेनियस, जो राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं ना साइड, हाइपोटेनियस बोल रहे हैं हम, हाइपोटेनियस और साइड। RHS का मतलब राइट हाइपोटेनियस और साइड। तो ये पहले आप इनकी फुल फॉर्म नोट कर लो, वैसे फुल फॉर्म की जरूरत तो नहीं आएगी कभी भी, कि पता तो होना चाहिए ना, ठीक। अच्छा, इन 5 क्राइटेरिया में से हम 3 क्राइटेरियाज तो यही पढ़ेंगे इसी एक्सरसाइज के अंदर, बाकी के जो 2 है ना ये SSS और RHS ये हम पढ़ेंगे जब हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। तो फिलहाल आप इनकी सिर्फ फुल फॉर्म नोट कर लो। SSS मतलब साइड साइड साइड, RHS मतलब राइट हाइपोटेनस और साइड। इनको डिटेल में हम पढ़ेंगे 7.3 में। फिलहाल हम शुरू की 3 पढ़ते हैं, क्योंकि जो पहली एक्सरसाइज होगी उसमें हमको ये शुरू की 3 ही यूज करनी है। क्वेश्चन इस तरह से दिए गए हैं कि इन 3 से काम चल जाएगा। अब ये क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल ये कहता है कि आपको देखो एक ना रफ नोट लिखा करो कहीं पे। रफ नोट ये है कि कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए, और ये रफ नोट बोलने के लिए रफ नोट है खाली, कभी इसको आप रफ समझ के बेकार नोट मान लो, नहीं बेकार नोट नहीं है, एक्चुअल में ये काम का है ज़्यादा। इसको हाईलाइट करके लिख लिया करो जगह कॉपी पर। कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए, चेक रफ नोट क्या है, कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए 3 इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। 3 इन्फॉर्मेशन से भी हम पता लगा लेंगे, 3 इन्फॉर्मेशन से पता लगा सकते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। इस बात को हम केवल 3 इन्फॉर्मेशन से ही पता लगा सकते हैं। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस चेक करने के लिए हमको वो 6 चीज़ें चेक करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल में समझाई थी। एक्चुअल में इससे पहला एग्जाम्पल का ट्रायंगल का नाम लिख लिया, बताया था मैंने आपको कि नाम कैसे लिखते हैं ट्रायंगल का। कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम्पल में 6 की चीज़ें चेक नहीं करनी, कोई भी 3 से आपका काम चल जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए हम 3 इन्फॉर्मेशन से पता लगा सकते हैं, और वो 3 इन्फॉर्मेशन क्या क्या हैं, या तो हो साइड एंगल साइड, दूसरा क्या होगा, या फिर ये हो एंगल साइड एंगल, या फिर तीसरा क्या हो एंगल एंगल साइड, या चौथा तो मैंने यहाँ पर रब किया है साइड 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 SSS, या पांचवा क्या है RHS। तो देयर आर 5 रूल्स फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। आपको ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए आपके पास 5 रूल है टोटल, SAS, ASA, AAS, SSS और RHS। उन दोनों को हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम ये 3 पढ़ते हैं। पहले इनका प्रूफ भी होता था, ये एक्चुअल में थ्योरम्स थी, इनको हम लोग प्रूफ भी करते थे, मगर अब हमें इनको प्रूफ नहीं करना, सिर्फ समझना है। तो ये बात नोट कर लो कि कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए 3 इन्फॉर्मेशन से भी हम पता लगा सकते हैं कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, लेकिन वो 3 इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो ही होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। और वो 3 इन्फॉर्मेशन कौन सी है, ये 5, जिनमें से 3 हम अब पढ़ रहे हैं, 2 बाकी पढ़ेंगे। तो आइए पहले को पढ़ते हैं डिटेल में, SAS। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या है? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ये है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ये है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ, यदि 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ 1 ट्रायंगल, 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल, इसलिए हमने ये को बीच में लिया है। यहाँ पर ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस है, ये नहीं कि आप SAS को SSA लिख दो, नहीं, गलत हो जाएगा। जिस तरह लिखे हैं उस तरह रहने चाहिए, ये SAS ही लिखा हो, ASA ही लिखा हो, AAS, ये आगे पीछे मत कर देना इस ऑर्डर को। तो 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 triangles are congruent if 2 sides and the included angle 1 triangle are equal to the 2 sides and the included angle of the other triangle। क्या मतलब है, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिगर में समझ में आएगा। आपको ये नोट लिखना है, और इस नोट के साथ साथ उसी के पास ये वाली फिगर भी आप बना लेना। कौन सी वाली, ये वाली। तो कहते हैं कि अगर मेरे पास 2 ट्राइंगल्स हैं और मुझको इनकी कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है, ट्राइंगल ABC और PQR की, तो आपको उन 6 इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, आपको कोई तीन मतलब ये इनमें से कोई सी एक पता हो। SAS कहता है कि ये साइड इसके इक्वल हो। अब दूसरी साइड कोई भी ले लेना, कोई भी साइड, हम ये नहीं कह रहे कि कौन सी लेनी, कोई भी, सपोज दैट ये ले ली, 2 तो ये इक्वल हो, मतलब कौन कौन सी, AB किसके इक्वल हो, PQ के, और BC किसके इक्वल हो, QR के, और इन्हीं के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, इन्हीं के बीच का, कोई और नहीं होना चाहिए, इन्हीं के बीच का एंगल, इसको बोलते हैं एंगल इंक्लूडेड दीज 2 साइड। एंगल B क्या है, इंक्लूडेड दीज 2 साइड। यहाँ पर एंगल Q क्या है, इंक्लूडेड दीज 2 साइड, मतलब एंगल ABC, फिलहाल मैं B लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू एंगल PQR, फिलहाल मैं Q लिख रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोबारा अब पढ़ेगी, फिर समझ में आएगा। 2 ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल
कॉन्ग्रुएंट होंगे कब? इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, ये दो साइड और इन्हीं के बीच का इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमने इतना भी कर दिया, अब वो 6 चीजें नहीं प्रूव करनी, सिर्फ 3 करनी, तो हम क्या लिख देंगे कि बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, हम लैंग्वेज में क्वेश्चन में लिखूंगा, हम क्या लिखेंगे, चलो लिख देता हूं, हम लिखेंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी या फिर कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ABC, नाम बहुत ध्यान से, ABC जिस ऑर्डर में ले रहे हो उस ऑर्डर में ले लेना, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो अब से आपको ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी को चेक करने के लिए उन 6 बातों पे नहीं जाना, इन 3 बातों पे जाना है। आपके पास अगर SAS है तो SAS का यूज कैसे करोगे, इस तरह से, जो दो साइड आप ले रहे हो उन्हीं के बीच का एंगल। समझ में आ गई बात? अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी देखो, ऐसा मत कर देना, बच्चे क्या करते हैं कि दो साइड और कोई सा भी एंगल ना, मान लो हमने कहा ABC और हमने कहा DEF, ये चीज़ गलत कर रहा हूँ मैं जो कर रहा हूँ, ये गलतियाँ कौन है, जब बच्चे अक्सर करते हैं कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, ये कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं बना। बच्चे क्या मान लेते हैं कि दो साइड और बस कोई सा भी एंगल, दो साइड इक्वल है और बस कोई सा भी एंगल इक्वल है। नहीं, ये नहीं कहा था हमने कहा था दो साइड और इन्हीं के बीच का एंगल, तभी ये SAS पूरा होता है। SAS ये नहीं है कि दो साइड और कोरस्पोंडिंग एंगल नहीं कहा मैंने, मेरी लैंग्वेज में कहीं कोरस्पोंडिंग वर्ड लिखा हुआ ही नहीं है, क्योंकि ये मिस्टेक्स मैं देखी है कॉपी चेकिंग के दौरान कि जो दो साइड आप ले रहे हो उन्हीं के बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल होना चाहिए तो ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर आप ऐसे ही नहीं कि दो साइड ये वाली ले लिया आपने इक्वल तो हैं और ये एंगल इक्वल है या ये एंगल इक्वल है, तो नहीं होगा, सिर्फ यही एंगल, इसलिए साफ वर्ड लिखा हुआ है इंक्लूडेड। क्योंकि कोई बच्चे बाद में, आप तो खैर ऑनलाइन पे हो, क्या करते हैं, बहस करते हैं बाद में, क्या कि कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल तो है, हमने कोरस्पोंडिंग कहा ही नहीं, हमने इंक्लूडेड कहा है। हाँ, साइड को आप चेंज कर लो, अगर मान लो हमने ये वाली साइड ली है तो अब इन्हीं के बीच का एंगल होना चाहिए, जो दो साइड लोगे उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए, बात खत्म। तो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। ठीक, तो इसको नोट कर लेंगे। और अब से कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए हमको वो 6 बातें यूज नहीं करनी, सिर्फ या तो ये या ये या ये। तो ये मैंने आपको अच्छी तरह डिटेल में समझा दी। अब समझते हैं दूसरे वाली। अब दूसरे वाली क्या है, ASA। और अब आप समझ गए होंगे वैसे ASA का मतलब क्या है, ट्रायंगल के दो एंगल और उन एंगल के इंक्लूडेड साइड। इस बार एंगल हमने कॉर्नर पर रख दिए ना और साइड के बीच में कर दी, तो लैंग्वेज को बाद में पढ़ लेंगे, पहले फिगर ही बना देता हूँ एक बार और। मान लो इस बार क्या हुआ, दो ट्रायंगल है मेरे पास ABC और एक ट्रायंगल कौन सा हो गया मेरे पास, PQR। और मैंने कहा कि भैया इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इसके इक्वल है और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल इसके इक्वल है। मतलब एंगल A, मैं नाम शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंगल P और B किसके इक्वल है, Q के। तो कौन सी साइड इक्वल होनी चाहिए, क्या मैंने कोरस्पोंडिंग लिखा है ऊपर या मैंने इंक्लूडेड लिखा है, मैंने इंक्लूडेड लिखा है। तो इन दोनों एंगल को इंक्लूड करने वाले साइड आप इसको मानोगे या आप इसको मानोगे या इसको मानोगे, ये तो होगी ना। इन दोनों एंगल को जो साइड इंक्लूड कर रही है या कंटेन कर रही है वो साइड AB ही तो है, इधर PQ ही तो है। तो तभी AB इज इक्वल टू PQ लिखेंगे और ये बनती है क्या, बाई ASA कॉन्ग्रुएंसी, बाई ASA मतलब एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। एंड वी कैन से दैट व्हाट, कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ठीक, समझ में आ गई होगी वैसे तो, पढ़ लेते हैं एक बार लैंग्वेज। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle। समझ में आ गया होगा सिंपल से, कि जो दो एंगल हमने लिए हैं उन्हीं को इंक्लूड करने वाले साइड इक्वल होनी चाहिए। ऐसा ना हो, कैसा, जो बच्चे गलतियां करते हैं और फिर बाद में बहस भी करते हैं कि कोरस्पोंडिंग ले ली, कोरस्पोंडिंग नहीं लेनी। कोरस्पोंडिंग कब लेनी थी, जब आपको 6 बातें चेक करनी थी, और उस तरह क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं। वो 6 बातें तो सिर्फ इसलिए समझाई गई थी ट्रायंगल का नाम लिखने के लिए। नाम कैसे लिखते हैं, हमने क्या कहा, दो एंगल इक्वल हो जाए, B किसके इक्वल है, Q के, C किसके इक्वल है, R के, और ये साइड इक्वल है, ये गलत है।
ये कोरस्पॉन्डिंग में ठीक बैठता है कि एंगल बी क्यू के इक्वल, एंगल सी आर के इक्वल और कोरस्पॉन्डिंग साइड ए और पी भी इक्वल। हमने कोरस्पॉन्डिंग साइड नहीं कही, हमने इंक्लूडेड साइड कही है, तो साइड इक्वल एक्चुअल में ये वाली होनी थी, तब बनेगी ए एस ए। इन दोनों एंगल को कंटेनिंग करने वाली साइड या फिर इंक्लूड करने वाली साइड ही इक्वल होनी चाहिए, तो ही बोलेंगे हम इनको ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी। तो अब हमारे कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियाज में एक ये शामिल हो गया, दूसरा ये शामिल हो गया। हम एस ए एस का यूज कर सकते हैं, ए एस ए का यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं ए एस। तो अब देखते हैं ए एस। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। इस बार हमने कोरस्पॉन्डिंग वर्ड लिख दिया, इस बार हमको कोरस्पॉन्डिंग ही देखनी है। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, एक्चुअल में खेल क्या है, ए बी सी। और ये भी ध्यान देना कि मैंने इस बार कोरस्पॉन्डिंग वर्ड किसके साथ लिखा है, एंगल के साथ लिखा है या फिर साइड के साथ लिखा है, वो भी देखते हैं मैं सामने बोर्ड पर। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर, मैंने एंड लिखा है, इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स ऑफ वन पेयर। मान लो ये एंगल इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल एंड वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो वो जो गलत वाला बताया था ना, वो अब आएगा, वो ए एस के अंदर आएगा। वो गलत क्यों था, वो ए एस ए के लिए गलत था, समझ लो ना बात। वो कॉन्ग्रुएंसी होती है मगर वो ए एस ए के लिए। मैं ये समझा रहा था कि बच्चे वो चेक करके और लिख देते उसको भी क्या ही है, ए एस से। दोबारा बताता हूँ अभी, देखो टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। इधर लिख देता हूँ क्या कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू एंड वन पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड। अब आप इधर की कोई भी साइड चूज कर लो, कोई भी जो मन में आवे। इस बार बाउंडेशन नहीं है, ए एस में क्या बाउंडेशन थी, इंक्लूडेड वाले साइड। अभी मैं आपको समझाऊंगा साथ साथ। फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि कोई भी साइड चूज कर लो, मैंने ये कर ली। तो अब इसी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए, इसी के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे होनी चाहिए, मतलब बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। तब हम इसको बोलते हैं ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल एंड वी कैन से दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। आगे बात समझ में नहीं आई, मुझे पता है, डाउट है मन में कि ए एस में और ए एस में क्या फ़र्क है। दोबारा देखते हैं, देखो इधर सुनो, ये पहले इसी को पूरी कर देता हूँ ना। यहाँ पे हमने क्या कहा था, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर। एक काम कर दूँ, चलो छोड़ो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर, कोई भी दो पेयर इक्वल हो एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर भी इक्वल हो, तो अब भी चल जाएगा। अगर ये चीज़ ऐसे हो जाती है, मान लो सपोज करो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। हमने कहा ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक। एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल पी। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू। अब इस बार मैंने ये वाली साइड दी थी ना, हमने क्या कहा कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए। तो इस बार आप कोई सी साइड से चुन लो दोबारा, इनके अलावा कोई सी चूज कर लो। हमने ये चूज कर ली, तो अब ये इसके इक्वल होनी चाहिए क्योंकि इससे कोरस्पॉन्डिंग ये बैठती है। अब भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि साइड ए बी के कोरस्पॉन्डिंग वाली साइड इक्वल है, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट में क्या कहा है। तो अब भी ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे भैया। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा, पी क्यू आर, ठीक ठीक। तो क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर, कोई भी एंगल्स के दो पेयर इक्वल हो और फिर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर इक्वल हो, ठीक। अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, यहीं पर यहाँ लिख देता हूँ कि ए से क्या थी। वापस आते हैं एक मिनट के लिए ए से पर, और वो जो मैंने इधर आपको बताया था ना, जो आपके मन में अगर कोई डाउट आ गया उसको दूर कर देते हैं। ए बी सी डी ई एफ, एक बच्चे ने सवाल करने बैठा, उसको दिख गया कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बैठती है। मैं ये कह रहा था कि बच्चे क्या करते हैं, इसको भी ना ए एस लिख देते हैं गलती से। ये ए एस नहीं है, ये ए एस ए है। दो एंगल और उन्हीं को कंटेनिंग करने वाली साइड, उन्हीं को इंक्लूड करने वाली साइड, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, ए एस ए। और ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, ए एस। इसमें इंक्लूडेड साइड नहीं होनी है, इसमें कोई सी भी साइड हो जाए, कोरस्पॉन्डिंग वाली होनी चाहिए, ठीक। तो अच्छी तरह से समझ लेना बात को कि एस कैसे चेक करेंगे,
ASA को कैसे चेक करेंगे और AS को कैसे चेक करेंगे, तुरंत नोट करेंगे इसको। और 2-3 बातें छोटी छोटी सी और रह गई हैं, उसको समझाता हूँ, फिर चलते हैं एक्सरसाइज पर। नोट करो तुरंत। तो 5 कॉन्ग्रुएंसी टोटल हैं, जिनमें 3 मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स करेंगे अपने NCERT के बुक के। ये हम पढ़ेंगे 7.3 में डिटेल में, इनको मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा इनको। ये क्या लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। कोई बच्चे पता नहीं कहाँ से उनको बुद्धि मिलती है, ये कॉन्ग्रुएंसी वो अपना बना देते हैं, क्वेश्चन कर देते हैं और क्वेश्चन भी कर देते हैं। ये कुछ नहीं होता, ये गलत है, इनके अलावा और कोई नहीं है। आपको नाम कभी चेंज नहीं करना, ये नाम लिखना है। ये कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो बच्चों को ए में डाउट रहता है कि एंगल भी कॉन्ग्रुएंसी होती है। नहीं होती, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी। ठीक, सिर्फ यही दुनिया के अंदर 5 कॉन्ग्रुएंसी है, इसके अलावा कोई और कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। तो आप नाम भी इसी ऑर्डर में लिखेंगे। SAS को SA ऐसे लिखना है, SAS को SSA मत लिख देना, ये कह रहा हूँ मैं खाली आपसे, ये होता नहीं है कुछ भी। अच्छा, डाउट जो बच्चों के मन में होता है कई बार, एंगल क्यों नहीं होता। ठीक है, सुनो, अगर आप कंपास वगैरह लेकर एक ट्रायंगल बनाओ, या मैं आपको यही बना कर दिखाता हूँ अभी। मान लो ये एंगल 30 का है और ये एंगल 50 का है, या 50 का तो नहीं लगा देखने में, थोड़ा बड़ा कर लो। ये एंगल आपका मान लो 70 का है और ये एंगल आपका 80 का है। ठीक, अब मैंने क्या किया, साइड्स को लंबा कर दिया थोड़ा सा, मगर एंगल की मेजरमेंट मैंने वही रखी जो थी। देखो यहाँ तो खैर मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, अगर आप इसको बनाओगे ना कंपास वगैरह लेकर तो बन जाएगा। तो क्या ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? भाई इनके एंगल तो इक्वल है, एंगल इसके एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल भी इक्वल, ये भी एंगल, बट कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है ना। क्या ये दूसरे को ढक देंगे? नहीं। क्या इनकी साइड्स इक्वल है? नहीं, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। तो इसलिए एंगल कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। हाँ, SSS होती है, जब हम 7.3 में पढ़े जाएंगे, वहाँ पढ़ाएंगे आपको, तो वहाँ पर उसको डिटेल में समझाएंगे इस बात को। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, एंगल कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती। ठीक, चलो दूसरी बात और लास्ट की बात। अब हमारे पास एक वर्ड आता है CPCT। तो CPCT की फुल फॉर्म लिख लो, CPCT का मतलब समझ लो, CPCT कब यूज करनी है वो समझ लो। CPCT ये हम लगभग अब से हर क्वेश्चन में लिख के करेंगे ये बात। CPCT इसका मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। CPCT की फुल फॉर्म क्या है? CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इसका क्या मतलब है, कब लिखना है? सुनो, हमको क्वेश्चन मिलेगा करने के लिए कि भैया ये जो ट्राइंगल है, वो पता चला हमको क्वेश्चन में कुछ कहा है करने के लिए, वो क्या है वो बात की बात है, खुद देखते हैं अभी एग्जाम्पल वगैरह में। और हमने कोई सी भी कॉन्ग्रुएंसी यूज की जो हमने आपको भी पढ़ाई है, ऐसे या RHS, जो भी कॉन्ग्रुएंसी है, किसी भी कॉन्ग्रुएंसी को यूज मैंने किया। अच्छा, किसी भी कॉन्ग्रुएंसी यूज करने के लिए मैंने क्या किया होगा, मान लो मैंने यूज किया साइड एंगल साइड। मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैंने इस साइड को लिखा है इसके इक्वल, AP इज इक्वल टू लिखा मैंने PQ के इक्वल, और जी आपका एंगल B लिखा है मैंने एंगल Q के इक्वल। ये हम काम क्वेश्चन में करेंगे, इसके लिए बता रहा हूँ। और ये मैंने लिखा साइड BC इज इक्वल टू साइड QR के इक्वल। तो हमने कह दिया कि SAS से हमने क्या कह दिया कि बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। कौन कौन? ABC और PQR। तो इतना तो हम प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए 3 बातें जरूरी हैं जो मैंने आपको बताई हैं, उन तीनों 6 से 5 रूल में से। अब जो बाकी 3 बातें बची, भाई हमने 3 चीज़ें तो इक्वल प्रूव करी थी, लिखी थी ऊपर अभी, और इन्हीं को देख के मैंने क्या लिख दिया कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो जो इनके बचे हुए 3 पार्ट्स हैं, मतलब ये वाला पार्ट, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और ये वाली साइड, इनको बोलते हैं कि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। 3 को तो हम प्रूव करेंगे, 3 को तो हम क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग प्रूव लिख देंगे। बाकी जो 3 हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे अपने आप ही। और वो किस रीजन से इक्वल होंगे? क्योंकि वो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के इक्वल होते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है, रफ नोट में 3 बातें, मतलब 3 बातें तो हम प्रूव करेंगे। कोई भी 3 चीज़ें तो हम 3 पार्ट्स लिख लो, बल्कि 3 पार्ट्स
तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में प्रूव करेंगे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 पार्ट्स तो हम प्रूव करेंगे इस तरीके से, पहला का पार्ट भी करेंगे, दूसरा भी करेंगे, तीसरा भी करेंगे। एंड बाकी 3 पार्ट हैं, जो बचे हुए 3 पार्ट हैं वो एंड बचे हुए 3 पार्ट एंड बचे हुए 3 पार्ट्स तो हम यहाँ लिखो आप इक्वल प्रूव करेंगे। 3 पार्ट्स को तो हम इक्वल प्रूव करेंगे, पहला पार्ट भी इक्वल प्रूव करेंगे, दूसरा भी इक्वल प्रूव करेंगे, तीसरा भी इक्वल प्रूव करेंगे, और बचे हुए 3 पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बचे हुए 3 पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, बाई सीपीसीटी से, बाई सीपीसीटी। मतलब ये जो 3 पार्ट्स होंगे ना, ये क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्वेक्स ट्रायंगल, इस रीजन से ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो जब भी हम किसी क्वेश्चन में या एग्जांपल में ट्रायंगल्स को हमने किसी भी रूल से, SAS से या AAS से या AS से, किसी से भी हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, तो 3 बातें तो हम प्रूव करेंगे अपने आप। और ये लिखने के बाद जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं, जो बचे हुए 3 पार्ट्स हैं, वो भी इक्वल कहे जाएंगे, हाँ वो भी इक्वल होंगे। और उसका रीजन क्या होगा, सीपीसीटी, क्योंकि वो जो बचे हुए 3 पार्ट्स हैं वो क्या है, तो इन तीनों का तो रीजन हमको क्वेश्चन में गिवन होगा, पैरेलल लाइन या राइट एंगल पैरेलल एंगल, कोई ना कोई इनका रीजन हमको दिया हुआ होगा। तो ये तो क्यों इक्वल होंगे, रीजन दिया हुआ होगा। और बचे हुए 3 क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि भैया वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का पार्ट है, इसलिए इक्वल होंगे। तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हमको सीपीसीटी लिखना है। और कब यूज करना है, जब हम 3 पार्ट्स को तो इक्वल प्रूव कर देंगे क्वेश्चन की जो भी डेफिनेशन वगैरह दे रखी हुई क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग, और जो बचे हुए 3 पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे अपने आप ही, क्योंकि वो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। और इसी के साथ हमारा, मुझे लगता है कि इंट्रोडक्शन वीडियो काफ़ी बड़ी भी हो गई है और काफ़ी टॉपिक सारे टॉपिक कवर भी हो गए हैं इसमें। अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। 7.2 के कुछ एग्जाम्पल हैं, तीनों एग्जाम्पल में मैं आपको तीनों कॉन्ग्रुएंसी SAS, ASA और AAS 3 एग्जाम्पल हैं, एक कॉन्ग्रुएंसी पर एक एग्जाम्पल है, उनको करेंगे बहुत प्यार के साथ, ध्यान से समझेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.1 एग्जाम्पल्स।